नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जज्बे की, जब हम बात करते हैं जुर्रत की, बहादुरी की, शुजात की, तो हमें याद आता है 1965, 6 सितंबर। ये वो दिन जिस दिन दुश्मन को घर में घुसने नहीं दिया गया, जिस दिन नाको चने चबवाए गए और फिर वापस भगा दिया गया। ये वो दिन जिस दिन हम अपने शहीदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हम अपने प्यारों को याद करते हैं और ये सोचते हैं कि आज हम आज़ाद पाकिस्तान में उन जवानों की कोशिशों, काविशों और उन शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज़ादी के साथ रह रहे हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में ये मार्का सरअंजाम दिया और दुश्मन को तिगनी का नाच नचा दिया। लाहौर ही की बात कर लें तो हिस्ट्री पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि लाहौर को किस तरीके से तीनों जानिब से कॉर्डन किया गया और भारतीय फ़ौज की ये मुसलसल कोशिश थी कि किसी तरीके से लाहौर उनके कब्ज़े में आ जाए। एक दफ़ा लाहौर आ गया तो फिर सब आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बरी, बहरी और फ़िज़ाइया, इन तीनों अफवाज ने अपने अपने सेक्टर्स को संभाले रखा। और फ़िज़ाइया की अगर बात की जाए तो कैसे MM आलम का रिकॉर्ड भूल जाएं, तैयारे मार गिराए, वो भी चंद सेकंड्स में। ये तो दुश्मन भी कभी नहीं भूलेगा। और फिर रिसेंटली अगर मैं इसको एक वाक़े के साथ जोड़ूं तो आपको याद होगा कि टी इज़ फैंटास्टिक, अभिनंदन साहब तो याद ही होंगे। तो ये जो कारनामा सरअंजाम दिया है, इससे हमारे दुश्मन को ये तो मालूम हो गया है कि पाकिस्तान अब टस से मस होने वाला नहीं है। लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और हमारे आज के जवान जो इन अफवाज में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं, उनका जज्बा कितना काबिले दीद है, आपको दिखाएंगे और यादें ताज़ा करेंगे 1965 की, और अपने शोहदा को भी इसके साथ साथ भरपूर अल्फाज में याद करेंगे। आप देख रहे हैं वाकई स्पेशल 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। जानेंगे कि क्या सिचुएशन होती है जब आपको मालूम है कि जो आप करने जा रहे हैं इसके बाद शायद देयर इज़ नो टर्निंग बैक, देयर इज़ नो कमिंग बैक, और फिर भी आप अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी कौम की बेटियों की, माओं की इज़्ज़तें बचाते हैं अपनी जान का नजराना पेश करके। तो इस वक्त इस पर मज़ीद गुफ्तगू जो है वो करेंगे। एयर वाइस मार्शल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद हबीब साहब, जो कि ऑलरेडी इस अकेडमी को भी देख रहे हैं और इनका जो बैकग्राउंड है एयरफोर्स का, वो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो आप अभी काम कर रहे हैं ये किस तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। हम जब बात करते हैं जज्बे की और हम बात करते हैं 6 सितंबर के हवाले से, और आपका चूँकि बैकग्राउंड रहा है, आप एयरफोर्स में रहे हैं, क्या देखा, क्या सुना अपने बड़ों से, कैसे चीज़ें जो हैं ट्रांसमिट की जाती हैं एयरफोर्स के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें जब तक पैशन नहीं होता आप उसको सही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो मैं अपना और अपने जो मेरे कलीग्स या जो मेरे सीनियर एयरफोर्स में जिनको मैं जानता हूँ, उनमें बुनियादी चीज़ पैशन था। और जब पैशन हो तो फिर आपने अभी जो कहा कि आप एक मिशन पे जा रहे हैं जहाँ से वापस आने का पता नहीं है, ये चीज़ें फिर कहीं हवा में तहलील हो जाती हैं। तो मेरी अपनी बचपन की जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो MM आलम थे। ज़बरदस्त। As a child, I always wanted to become MM आलम। तो इन दैट डायरेक्शन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं एयरफोर्स में गया। और एक ड्रीम था जो कि पूरा हुआ, और उसमें बहुत से मौक़े आए जहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी आई। लेकिन आपने बात की है जंग सितंबर की, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कहने को तो 6 सितंबर को इंडो पाकिस्तान जो सितंबर की लड़ाई थी वो शुरू हुई। एयरफोर्स के लिए ये 1 सितंबर को शुरू हो गई थी। देखिए, उस वक्त कश्मीर सेक्टर में वॉर चल रही थी और वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था। तो वहाँ पे था कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप मेन जो हमारा फ्रंटियर्स हैं उसके ऊपर वॉर नहीं होगी। तो 1 सितंबर को कश्मीर सेक्टर में, जो कि उस वक्त एक और अभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उसके ऊपर हमारे पाक फ़िज़ाइया के, उनके भी आते थे, हमारे भी जाते थे, और हम इसलिए जाते थे कि हमारी फोर्सेस को प्रोटेक्शन रहे। 1 सितंबर को हमारे सरगोदा बेस से 2 सेबर जहाज़ उड़ते हैं। एक को शहीद
सरफराज रफ़ीकी फ्लाई कर रहे हैं, वो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे और अपने स्क्वाड्रन के कमांडर थे, और उनके साथ यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी। ये 2 जहाज़ सरगोदा से छम सेक्टर में जाते हैं। वहाँ पे उनको इंडियन एयरफोर्स के 4 वैम्पायर जहाज़ नज़र आते हैं, और ये 1 सितंबर है, जंग आपकी 6 सितंबर को शुरू होती है ज़मीन के ऊपर। Exactly. और 2 वैम्पायर रफ़ीकी साहब ने गिराए, 2 वैम्पायर इम्तियाज़ भट्टी साहब ने गिराए। वो उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने उस तारीख के बाद पूरी जंग में वैम्पायर जहाज़ों को यूज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल नहीं किया। तो देखें कि 2 पायलट्स ने इतना बड़ा डेंट डाला, और वो हमसे 3 गुना बड़ी एयरफोर्स। ये अगर हमारे पास 250-60 जहाज़ थे, उनके पास इससे 3 गुना थे, ऑलमोस्ट 900। तो पहले ही दिन एक टाइप के पूरे उनके जो जहाज़ थे वो ग्राउंड कर दिए गए। फिर इसके बाद अब मैं एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो शायद हमारी हिस्ट्री में उसका इतना जिक्र नहीं हुआ। बड़ा मशहूर है कि 6 सितंबर को जब सुबह एक सरप्राइज अटैक इंडिया ने किया पाकिस्तान के ऊपर, लाहौर सेक्टर के ऊपर, उन्होंने 3 थ्री प्रॉन्ग उसको कहते हैं, उन्होंने ग्राउंड से अटैक किया था, और वो इतना सडन और इतना अचानक था कि हमारे सिर्फ जो रेंजर या छोटे मोटे दस्ते होते हैं वो थे वहाँ पे उसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। और उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था, बीबीसी ने नशर भी किया कि उनके जो जनरल चौधरी थे, उन्होंने कहा जी आज मैं विक्ट्री पैग जिमखाना लाहौर में पीऊंगा। दे वाज सो श्योर कि हम आज तो लाहौर गया। और एक्चुअली उनका आर्मर, उनके टैंक्स, उनकी इन्फेंट्री ये चलते आ रहे थे, बरकी पहुंच गए थे। जाहिर हम 3 गुना बड़ी फोर्स के साथ लड़ने जा रहे थे, और वो सरप्राइज अटैक था, तो वो ये यहाँ तक पहुंच गए थे। उस वक्त 6 सेबर जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के जसड़ सेक्टर में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, जैसे 1 सितंबर को कि अगर कोई इंडियन आता है तो उसको हम कन्फ्रंट करेंगे। तो पाक आर्मी ने पाक फ़ज़ाइया से कहा कि लाहौर सेक्टर पे हमला हो गया है। वो 6 जहाज़ जिनको लीड कर रहे थे, उनके स्क्वाड्रन कमांडर हमारे बहुत एक लेजेंड हीरो सजाद हैदर साहब। सजाद हैदर साहब कहते हैं कि जब हमें कॉल आई कि आप जसड़ से वागा सेक्टर चले जाएं, वहाँ पे अटैक हो गया है। वो कहते मैं यहाँ पे हम पहुँचे अपने 6 जहाज़ों के साथ, तो कहते मैंने देखा कि मुझे कुछ टैंक नज़र आए, तो मैंने कहा कि ये अपनी आर्मी आ गई है। तो मैंने उनको एक सलूट करने के लिए मैंने इन्वर्टेड फ्लाई किया, और जब मैंने फ्लाई किया लो लेवल, तो मैंने देखा ये तो इंडियन एयर टैंक्स हैं। अब उन्होंने अपनी पूरी फॉर्मेशन को चेंज किया। उन्होंने कहा ये तो इंडियंस हैं। और अब इन 6 जहाज़ों ने पलट के वो पलट के झपटना, तो वो लहू गर्म ऐसा किया कि एक्चुअली ये 6 जहाज़ों ने उस दिन लाहौर को बचाया। उन्होंने उस आर्मर को डिस्ट्रॉय किया, उनके टैग्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके पीछे उनके 3 टन ट्रक्स आ रहे थे उनको डिस्ट्रॉय किया। और दैट वाज द डे, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस थी वो तो वी वर कॉट अनअवेयर, सरप्राइज था। फिर हमारे फोर्सेस ने भी, क्योंकि दुश्मन ये समझता था कि शायद हम अगर सरप्राइज देंगे तो वो इतना बड़ा होगा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा, लेकिन वो शायद कहीं पर चूक कर गए, भूल गए कि भाई अभी तो आसमान में उड़ने वाले मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे मौके हमने हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़े हैं, सुन रखे हैं बड़ों से, आपने तो यकीन बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम होंगी कि हमारे एयरफोर्स ने इंडियन पायलट्स को कुछ करने का मौका नहीं दिया। अक्सर पायलट्स तो खड़े खड़े ही, मतलब उनको ये मोहलत ही नहीं मिली कि वो कुछ एक्शन करते तो रिएक्शन आता। हमने एक्शन रिएक्शन दोनों ही दिखा दिए। ये इसके बारे में अब देखें, प्रैक्टिकली सरप्राइज ब्रेक हो चुकी थी। इंडिया का लाहौर का जिमखाना का पैग वैग उनका वो घर ले गए। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रॉपर देखें, हमारे आर्मी का ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव 8 सितंबर को हुआ, और जिसमें अजीज भट्टी शहीद जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किया। फिर उसके दिन 7th को पाक फिजाइया ने पहला बाकायदा अटैक इंडिया के एयरफील्ड्स के ऊपर जाके किया। अगेन आई विल सलूट सजाद साहब, अगेन 19 स्क्वाड्रन, 8 एयरक्राफ्ट, दे गो टू पठानकोट, और पठानकोट पे कम अज कम उन्होंने 14 से 15 जहाज ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉय किए। और आमतौर पे दोनों साइड्स के क्लेम्स कहते हैं एग्जिजरेटेड होते हैं,
लेकिन ये एक क्लेम है जो कि उस वक्त पाकिस्तानियों ने जितना किया, बाद में इंडियंस ने एक्सेप्ट किया कि हमारा लॉस उससे ज़्यादा था जो आपने क्लेम किया। तो दैट वाज द फेमस पठानकोट स्ट्राइक। उसके बाद एमएम आलम, बिल्कुल, वो तो तारीख का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बुलंद जो हिस्सा उन्होंने है बनाया, जो मेरी Exactly. इंस्पिरेशन थे, जो मेरे जैसे बहुत सौ की एयरफोर्स में बहुत इंस्पिरेशन ज़्यादा। थे। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं एयरफोर्स की, और अभी हमने देखा है कि कुछ लोग गीदड़ भपकियाँ मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि भाई अब राफेल ऐड हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जैसे पता नहीं सुबह यहाँ पर वाकई नाश्ता जिम खाने में उन्होंने क्लब में करना है आकर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हुआ भी नहीं था, होना भी नहीं है। अभिनंदन वाला वाकया देख लेते हैं। जी, हमारी एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम जारी बात है टॉप 2 टॉप 3 में हैं, जी। हम कितनी मजबूती के साथ अब अगर कोई वाकया होता है तो ये अभिनंदन से बड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने दुश्मनों की जो अभी भी 3 गुना ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे पायलट्स का, इंजीनियर्स का, तमाम वो जो कि मुल्की दफा से ताल्लुक़ रखते हैं, ईमान, बिल्कुल, अल्लाह ताला पे एतमाद और ईमान। और फिर वो उसके जज्बा। साथ हमारी ट्रेनिंग ये होती है कि अब साजिद हबीब अगर एक जहाज़ उड़ेगा तो 3 सामने से आएंगे। अगर मेरे साथ 4 जहाज़ हैं फॉर्मेशन के तो सामने से 12 आएंगे। सो वी आर ट्रेन टू फाइट लाइक दैट। और उसके लिए सबसे पहले ईमान, जज्बा आपका स्ट्रांग होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका ईमान, अल्लाह पे ईमान के बाद पाकिस्तान पे ईमान, जब ये चीज़ें स्ट्रांग हों, और फिर आपकी जो टीम है, देखें उस वक्त 65 में 71 में हालात और थे। बिल्कुल, उसमें वॉर का एक जो सिनेरियो था वो बड़ा डिफरेंट होता था। अब टेक्नोलॉजी है, अब सिंगल एयरक्राफ्ट नहीं, अब इट्स अ पैकेज। जैसे अभिनंदन का आपने जिक्र बिल्कुल। किया, और उसमें पैकेज होती है, उसमें EW एयरक्राफ्ट होते हैं, जैमर्स होते हैं, आपके स्वीप करने वाले होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं, और बीच में स्ट्राइक करने वाले होते हैं। उनकी इंटीग्रेशन, दैट इज व्हाट मैटर्स। राफेल डज नॉट मैटर, एक बार फिर कह देंगे जुमला। राफेल डज नॉट मैटर, अभिनंदन does not matter. It's our faith and conviction and synergy of the all elements of Air Force. That is what matters. एग्जैक्टली, So, इंशाल्लाह। ये जज्बा है। और एक आखिरी क्वेश्चन जी, ये, जी। जब हम बात करते हैं जज्बे को ट्रांसमिट करने की, आगे तक पहुंचाने की, और जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी। और ये भी एक जज्बा है जी। उड़ने का, महसूस करने का, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट कर रहे हैं इस जज्बे को आने वाली नस्लों में? मैं समझता हूँ कि हम किसी भी शोबे में हों, अगर मैं इस वक्त एक उस्ताद हूँ, तो मुझे इसके साथ मेंटोर होना चाहिए। और मैं वो चीज़ें जो पाकिस्तान की हमें, अगर हमारे बड़ों ने ट्रांसफ़र की थी, हमें वही चीज़, वही जज्बे आप में ट्रांसफ़र करने हैं। बिल्कुल। अब जब तक हम ये करते रहेंगे, पाकिस्तान इज़ इन गुड हैंड्स। देखा, पाकिस्तान मजबूत हाथों में। बहुत शुक्रिया, एयर वाइस मार्शल हमारे साथ मौजूद थे। जज्बे की बात कर रहे हैं, शुजात की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने बहुत सारे प्यारे 1965 की जंग में खोए हैं और शहीद हैं, और फिर बहुत सारे गाजी भी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो स्क्वाड्रन लीडर उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ज़ाहिर बात है क्योंकि ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एयर फोर्स, तो जज्बा तो इनसे बेहतर हमें बता नहीं सकता कि 1965 की जंग में जो देखा है, और फिर फैमिली हिस्ट्री, यकीनन सर ये बड़ी बहादुरी का काम होता है जब आप अपने मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं, दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, और आपको ये मालूम है कि आप फ़िज़ा में हैं, यहाँ से कुछ भी हुआ खुदा न ख्वास्ता तो शहादत आ सकती है। लेकिन शहादत तो हमारे जारी बात है, हमें बहुत प्यारी है ना, शहीद होने के लिए तो हम तैयार हैं, हमारा बच्चा बच्चा तैयार है। लेकिन हम उस जज्बे की बात करेंगे जो 1965 में हमने पढ़ा है और आपके बड़ों ने देखा है। पहली बात यह है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन जब इम्पोज हो जाती है तो उस वक़्त पूरी कौम ये जंग लड़ती है, सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, फ़ौज के पीछे पूरी कौम खड़ी होती है। जहाँ तक जज्बे का ताल्लुक़ है तो 1965 में 1971 में, और अभी रिसेंटली जो हमारा इंडिया के साथ अभिनंदन वाला जो था, उसमें भी कौम ने देखा ये चीज़ कि हमारा जज्बा जो है वो मैच नहीं कर सकते। और जो हमारे बड़े और जो इस वक्त हमारे भाई इस वक्त एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और हम लोग भी इवन,
हम लोगों का जो जज्बा है वो आज भी वैसा ही है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक शहीद का बेटा या गाजी का बेटा, उसको बड़ा चाह होता है कि वो भी अपने बाप की तरह या भाई की तरह उस मुल्क की खिदमत करे जिन्होंने आज़ादी दी है। ये कितना बड़ा एजाज़ है? आई थिंक इससे बड़ा एजाज़ कोई भी नहीं है। मेरे वालिद साहब जिन्होंने शहादत का रुतबा पाया पाकिस्तान एयरफोर्स में, और उसके बाद मैं भी उसी ब्रांच में, फ्लाइंग के ब्रांच में गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल सर्विस की एयरफोर्स की, और बहुत फ्लाइंग की एयरफोर्स के अंदर। असल में हम लोगों का जो ईमान है वो हमारी ताकत है। बिल्कुल। और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर फ़ौज का साथ देने के लिए हमारे जवानों में, नहीं सिविलियंस में, बड़ा जज्बा है। आवाम की सपोर्ट को कैसे देखते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ़ौज जो है वो जंग अकेले नहीं लड़ सकती, पूरी पूरी लड़ती है। कौम जंग लड़ती है, और बहुत एक एक कौम का फ़र्द जो है वो उस फ़ौज का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए अभी आपने रिसेंटली जब देखा कि जो अभिनंदन का वाक़या हुआ और सारा था, उसमें भी ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव हो गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनका प्रोफेशनलिज्म और उनका डिसिप्लिन हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनसे और पूरी दुनिया में माना जाता है। अच्छा, आप कुछ और भी चूज़ कर सकते थे। आप बरी अफ़वाज में, मतलब वहाँ पर भी जा सकते थे, आप बहरिया की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन फ़िज़ाई ये अट्रैक्ट किया वालिद साहब की वजह से? बिल्कुल। एक्चुअली घर में शुरू से एक चीज़ देखी और फ्लाइंग का पैशन था। फ्लाइंग पैशन के बगैर हो नहीं सकती, और चूँकि ये एक अननेचुरल चीज़ है ह्यूमंस के लिए, और इसके लिए उड़ना, बेसिकली हवा में उड़ना जो है वो एक अननेचुरल चीज़ है। तो शुरू से एक तो माहौल वो वाला था, और दूसरा एक शुरू से चूँकि पायलट का बेटा था, तो वो चीज़ आप कह सकते हैं खून में भी थी। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे दुश्मन को आजकल जो है ना वो बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब हर बात पे एक नया जो है बयान दाग दे देते हैं, और राफेल का आपको पता है कि एक नया चीज़ जो है वो गीदड़ भपकी जिसे हम कहेंगे वो सामने आई है। हम इस वक्त अगर एयरफोर्स की बात करें, कितनी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली एयरफोर्स इस वक्त? हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरीके से हम अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से हम भारत को ये बता सकते हैं कि भाई रुक जाएं, क्योंकि अगर आपने मज़ीद अभिनंदन पैदा करने हैं तो वेलकम। ट्रेलर तो उन्हें दिखा दिया उनको जब फरवरी में हुआ, और इसी तरह ही उन्होंने अपने जो उनका मीडिया था उन्होंने उनको बूस्ट अप किया कि आप जाएं और ये करें, और एक प्रेशर था उनके ऊपर जो उन्होंने कोशिश की, और लेकिन रिजल्ट अदरवाइज निकला। ये जो टीज़र आपने टीज़र की बात की, टीज़र हमने पेनसेट में भी दिखाया था, और उस टीज़र के बाद जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा था कि अब हम अपनी पसंद की डेस्टिनेशन चूज़ करके वहाँ पर हमला करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या अंजाम हुआ। अभी टीज़र की आपने बात की है, आपको लगता है कि फिल्म नहीं देख पाएंगे वो? नहीं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मूवीज़ में जो कुछ वो दिखाते हैं वो सिर्फ मूवीज़ की हद तक है, रियलिटी डिफरेंट होती है। हमारी ट्रेनिंग और हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंपैटिबल है किसी भी फ़ौज से दुनिया की, और स्पेशली वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि अगर कोई ऐसी मिस एडवेंचर होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे। और देखिए नाज़रीन, ये जज्बा, ये शुजात, ये बहादुरी आपको सिर्फ यहीं पर मिल सकती है कि तमगा दिल पे सजाया हुआ है कि अगर शहादत है तो वो आज है, तो फिर वो अभी है। मज़ीद बात करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से गुफ्तगू हुई। हमारे साथ इस वक्त दो नौजवान जवान और ऐसा जोशीला खून कि आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो जज्बा है ये पूरे पाकिस्तान का है, और ये बड़ा ज़रूरी है 6 सितंबर के दिन रिवाइव करना इस चीज़ को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन वकास निसार, और फिर हम मीनवाइल कैप्टन उमैर इम्तियाज़ से भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बड़ा ही बेसिक सवाल है पूछना चाहती हूँ, जज्बा किसे कहते हैं? जज्बा क्या होता है? देखिए, फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है जो बगैर पैशन के हो नहीं सकती। इसमें हर बंदे को एक पैशन चाहिए होता है, एक जज्बा होता है, एक उड़ने का एक शौक़ होता है। और जब भी आप हवा में जाते हैं आपकी एक लाइफ ही चेंज होती है वहाँ पर। जो फीलिंग आपको हवा में मिलेगी उस तरह की फीलिंग आप फील ही नहीं कर पा सकते। और ये एक जज्बा ऐसा जिस तरह हमारी कौम में
मतलब हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स में जिस तरह से लास्ट टाइम अभिनंदन वाला भी ऐसा हुआ, वो एक जज्बा था। इस तरह से नहीं कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग थे या हम स्ट्रॉन्ग थे, वो एक जज्बे की बात थी जिसकी वजह से हम अभिनंदन को अपनी साइड पे ले आए। अच्छा, अभिनंदन की आपने बात की, जब ये वाकया आपने आप तक पहुंचा तो पहला क्लिक क्या था जो जहन में आया था? जब मैंने ये न्यूज़ हवा में देखी तो हमें ऑफ कोर्स हमें अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है उसके ऊपर। और इससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उन्होंने भी एक स्ट्राइक की थी हमारे यहाँ पर, कोशिश की थी जिसकी, तो कोशिश तो करते रहते हैं। कोशिश तो करते रहते हैं वो जिस तरह से करके, तो वो एक आइडिया था कि ऐसा होगा। फिर जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो हमें पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमें हमेशा जीतेगी, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं जिस तरह से। प्लस क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक एयरफोर्स फैमिली से है, क्योंकि मेरे फादर एक एयरफोर्स में थे, ग्रुप कैप्टन निसार राजा। हमने ऑफ द कैमरा बात की तो आपने अपने भाई के बारे में बताया जिन्होंने शहादत का रुतबा पाया है, उनके बारे में कुछ बताएं। क्या उन्होंने कभी आपको ज़िंदगी में इस फील्ड से मुतालिक इंस्पायर किया? एक्चुअली मेरे एल्डर ब्रदर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहरियार निसार राजा, वो एयरफोर्स में 14 स्क्वाड्रन में F7 फ्लाई करते थे। तो 2009 में ड्यू टू टेक्निकल रीज़न उनके जहाज़ में फ़नी ख़राबी के बायस उनका इंजन फेल हो गया था, जिसकी वजह से जहाज़ में आग लग गई। लेकिन जैसे हमने पहले जज्बे की बात की थी, तो अब उनमें एक डेफिनेटली सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स में एक जज्बा होता है। तो जब उन्होंने नीचे देखा कि नीचे आबादी थी, वो चाहते तो वो इजेक्ट कर सकते थे उस वक्त और अपनी जान बचा लेते, लेकिन वो अगेन एक जज्बे की बात थी, क्योंकि एक एयरफोर्स ऑफिसर हमेशा अपनी कौम के लिए ज़िंदा रहता है, अपनी कौम के लिए अपनी जान कभी भी देना चाह सकता है। तो उन्होंने जहाज़ को आबादी से थोड़ा साइड पे लेके गए। इस दौरान इजेक्शन सीट भी आग बढ़ने की वजह से ख़राब हो गई और वो इजेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको शहादत नसीब हुई। लेकिन वो बात जिस तरह से मैंने की कि वो एक जज्बे की ही बात थी, उससे हर बंदा इंस्पायर होता ही है कि क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को ऐसे कि वो पहले अपनी जान बचा लेगा, लेकिन एक एयरफोर्स ऑफिसर इसमें एक जज्बा होता है, एक ऐसा होता है। और बीइंग अ मुस्लिम, मैं शादर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये बड़ा जज्बे का काम होता है कि आपको पता है कि इसके बाद शायद आप अपने प्यारों को कभी नहीं देख पाएंगे, शायद ये आखिरी लम्हा है जो आप अपने साथ गुजार रहे हैं और हवा में है, नीचे आबादी है, आग लगी हुई है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं उन प्यारों के बारे में कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये जहाज़ नीचे गिर जाता है, आबादी पे चला जाता है, तो शायद बहुत सारे लोग अपने प्यारों को खो देंगे। तो इससे बेहतर है कि मेरी जान वतन पे कुर्बान होने के लिए है, शहादत का रुतबा हासिल करना यही मेरा आज़म है। और इसी अज़्म को, जैसे कि बताया वकास ने कि किस तरीके से इनके भाई ने महसूस किया और फिर शहादत का रुतबा पाया, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 6 सितंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जज्बे की बात करें तो जज्बा तो ऐसा होता है कि दुश्मन कांटे दे और आप फूल बरसाएं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। अगर दुश्मन कांटे फेंकेगा तो हम ज़्यादा कांटे फेंकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का डिफेंस है, और पाकिस्तान का जो डिफेंस है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभिनंदन वाला वाक़या, उस पर भी तो गुफ्तगू करते रहेंगे और मज़ीद बातें भी होंगी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कैप्टन उमैर इम्तियाज़ मौजूद हैं और इनका माशाल्लाह एक फैमिली बैकग्राउंड है। और मुझे जज्बे का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछूंगी और जिस तरीके से आप मुझे बताएंगे, तो मुझे यकीन है कि देखने वाले और सुनने वाले इस बात की दाद देंगे कि कितना जिगरा चाहिए है जब आप वतन पे कुर्बान होने की बात करते हैं। ज़रा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा ताल्लुक़ एक फ़ौजी घराने से है, और अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे फादर, तो ये एक लाइन चली आ रही है जो कि आर्मी में थे। मेरे दादा जो हैं उन्होंने कमीशन लिया था 45 में बिफ़ोर पार्टीशन, और आफ्टर पार्टीशन फिर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। और मेरे नाना 8th PMA लॉन्ग कोर्स के थे, जो कि स्टार्ट था बेसिकली पाकिस्तान का भी और आर्मी का भी। एग्जैक्टली ठीक है। और इन दोनों ने 65 की वॉर भी लड़ी हुई है, 71 की भी लड़ी हुई है, और मेरे दादा ने तो 48 की भी लड़ी हुई है। तो यानी जज्बे की बात मैंने आपको बताया ना, करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बड़ी मुख्तलिफ फील्ड ली है, मतलब कमोबेश वही चीज़ है, लेकिन आर्मी का बैकग्राउंड रखना और फिर जहाज़ उड़ाना, ये सफ़र कैसे, किस तरीके से तय किया, क्या सोचा? आर्मी में भी तो जा सकते थे। एक तो मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बता दिया आर्मी का। तो फ्लाइंग में इस तरह आना हुआ कि मेरे एक मामू जो हैं वो एयरफोर्स में थे, ही वाज अ फाइटर पायलट, और एक जो हैं वो कमर्शियल पायलट थे, ही वाज इन PIA।
तो उनको देख के मुझे फ़्लाइंग का भी शौक़ हुआ, और वैसे भी फ़्लाइंग एक पैशन है, ठीक है, उसके बगैर तो आप कर भी नहीं सकते। आज जब हम आज के पाकिस्तान की बात करते हैं जो कि एटॉमिक पावर रखता है, जो कि दुनिया में एक नाम रखता है, मनवा ठीक है। चुका है, और फिर फ़िज़ाइया की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारत अपना बहुत सारा पैसा जो है अब वो फ़िज़ाइया पे खर्च कर रहा है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उन्होंने 1965 में वो बात उनके दिमाग में बैठ गई थी कि शायद इससे हम आगे वाली कोई चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि उनकी जो प्लानिंग है ये सूदमंद साबित होगी? देखिए, पहले तो जज्बे पे आते हैं। आपने पूछा कि आजकल भी वैसा जज्बा है या नहीं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसा ही जज्बा है आजकल के नौजवान में भी। जैसा कि आप 1965 की वॉर के अंदर लोगों का आपने देखा था कि एक पूरी नेशन थी जिसने जंग लड़ी थी, जिस तरह अभी इस्कॉन लीडर उमर ने आपको बताया कि पूरी कौम होती है जो कि जंग लड़ती है, Exactly. सिर्फ फोर्सेस नहीं होती। एग्जैक्टली। तो बाकी इंडियन की फ़िज़ाइया का जहाँ तक बात है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने बता दिया, ट्रेलर उन्होंने दे दिया था हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी को। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए उमर फ़ारूक जो कि मौजूदा स्क्वाड्रन लीडर हैं, तो हम जब फ़िज़ाइया की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है दीगर ममालिक भी हैं जिनकी फ़िज़ाइया बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाक फ़िज़ाइया जो है उसको हम लोग रेट नहीं करते। जो वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स है वो इस वक्त टॉप 2 में है। टॉप नंबर ये दोबारा कह दीजिए, क्योंकि शायद बिल्कुल, पाकिस्तान- रिपीट में लोग लगा के सुनेंगे भी। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 2 में है, और उसकी वजह ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इंडिया का क्या नंबर है? आई डोंट नो ठीक है, देखिए हमें पता भी नहीं है, हम बॉदर भी नहीं करते। एक्चुअली जो इससे पहले बात हो रही थी कि बेशक रफ़ाल आ जाए, बेशक SU-30 हो, जौन सा मर्जी जहाज़ लें, लेकिन पायलट कहाँ से लाएंगे? वो जज्बा और वो ट्रेनिंग कहाँ से लाएंगे? पाकिस्तान एयरफोर्स ने वक्त के साथ साथ जो है, डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ट्रेनिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, और अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ऑपरेशंस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई। जो जिसे हम फ़ख्र पाकिस्तान कहते हैं, JF-17, वो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है विद चाइना, और पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर पे भी खुद काम कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अचीव करना है। आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले लोगों के लिए ये फील्ड किस तरीके से, जज्बे की तो एक अलग बात है ना, हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों को, Exactly. जो कि बड़ा एजाज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या समझते हैं कि हमारे वाले नस्लों को, बच्चों को, चूँकि अब तो जंग होगी तो वो तो हम चाह नहीं रहे हालांकि कि हम किसी को घर भेजें ऐसे मायूस करके, लेकिन अगर होती है तो क्या, किस तरीके से हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? देखें, अगर जंग होती है, हमारी पहली कोशिश, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी फ़ौज की पहली कोशिश ये है कि मामलात जो हैं वो टेबल पे हल हो। लेकिन अगर इन केस वॉर होती है तो दिस विल बी अ फाइनल बैटल। ठीक है, यहाँ पे हम उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे कि आइंदा से ऐसी कोई चीज़ वो सोचेंगे भी नहीं। और क्या समझाएंगे? द टी वॉज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। देखिए जनाब, बात ये, जब हम उड़ान की बात करते हैं ना, तो ये खुला आसमान, नीला नीला, और आपको नज़र आ रहा है दरख्त नज़र आ रहा है नीचे, और आप बुलंदियों पर हैं। जब आप बुलंदियों पर जा रहे हैं तो एक चीज़ जो आपके जहन पर सवार है वो है दिफा करना है सरहद का, अपने लोगों का, अपनी माओं बहनों बेटियों का। तो जब ये बात आ जाए तो फिर उसके आड़े कोई और बात आती ही नहीं है, कुछ दिखाई देता ही नहीं है, कुछ सुनाई देता ही नहीं है, बस एक आवाज़, अल्लाह अकबर। होगी बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। जिस फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, जब हम बात करते हैं जहाज़ उड़ाने की, तो हम इसे मुंसलिक कर देते हैं शायद कि ये मर्दों का काम है, शायद हवा में ख़वातीन नहीं उड़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, और ये हकीकी तब्दीली है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वो तब्दीली नहीं है। तो तब्दीली की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन भी इस शोबे में पेश हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मेरे साथ दो इस वक्त फ़ीमेल पायलट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जज्बा जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो हम देखते हैं कि मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है, लेकिन ख़वातीन में कितना है।
तो ये बड़ा बेसिक सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं, आमिना मौजूद हैं, और दोनों से एक ही सवाल कि इस फील्ड में आने की ख्वाहिश क्यों कर हुई, कैसे हुई, और ये क्या चीज़ थी जिससे आपने सोचा कि नहीं अब तो उड़ना है हवाओं में? पहले तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली मेरी भी फैमिली डिडंट एक्सपेक्ट मी कि एक फ़ीमेल जाके पायलट बन सकती है, बट बिकॉज मैं खुद बहुत ट्रैवल करती थी, आई यूज्ड टू सी ऑल ऑफ दीज पायलट्स एंड आई यूज्ड टू गेट रियली मोटिवेटेड कि यू नो व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट एज अ फीमेल। एंड व्हेन आई केम हियर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था कि फ़ीमेल्स कर सकती हैं नहीं, क्योंकि मिसकंसेप्शन होती है लोगों की। बट यू कैन, इफ़ यू वांट टू, यू कैन डू एनीथिंग। हमें मतलब कोई कमी तो नहीं है ना, दिमाग तो एक ही है ना। सो दैट्स व्हाई आई मीन इफ मेन कैन डू इट, व्हाई नॉट अस। अच्छा, ये तो बड़े हौसले वाली बात है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी खातून के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, और वो बड़े हिम्मत वाले अल्फाज होते हैं। ख़ानदान की बात करें, फैमिली की बात करें, सपोर्ट कितनी थी? Well, my father wanted me to be a doctor because वो खुद हैं और पूरी family side पे है, nobody in my family is a pilot. But because I wanted to, पहले तो होता है कि you know it's gonna be hard या मुश्किल होगा क्योंकि males, it's a male-dominated industry. But then I just kept on going and I said I really want to do ठीक है, this. यानी ये बात करी कि इनके वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं, ट्रांसलेट कर रही हूँ, लेकिन यकीन कीजिएगा कि डॉक्टर्स इस वक्त फ्रंट लाइन मुजाहिद हैं, क्योंकि कोरोना है ना, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वैसे भी फेस की हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन, ये जो जज्बा है, ये जो तब्दीली है, लड़की है थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी तो शायद टीचर बन जाए, लड़की है थोड़ा बहुत पढ़ना चाह रही है तो डॉक्टर बनाना है, लड़की है तो बैंक तक जा सकती है लेकिन फिर शादी के बाद देखेंगे। ये हमने बहुत सारे जुमले सुने हैं, लेकिन ये जो जज्बा है, ये जो अवतार है, कितना मुश्किल, कितना आसान था? इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। अरे वाह। अगर लड़के गाड़ी चला रहे हैं, लड़की भी चला रही है। अब तो हर शोबे में आई थिंक सो लड़की लड़कों से अच्छा, आई वांटेड टू क्रैक अ जोक कि वो कहते हैं ना, अक्सर गाड़ियों में देख रहे होते हैं, खवातीन थी ना इसलिए ऐसे कर रही हैं। ऐसे होता है कि कोई साथ जो मर्द नजर आते हो कहते हैं कि सही नहीं किया ये। जी, मैं इनकी फर्स्ट फीमेल इंस्ट्रक्टर हूँ। अरे, मैं देयर इज़ 10 to 12 मैन मेरे साथ जो मेरे फेलोज कुलीग हैं। तो मैं अकेली लड़की हूँ यहाँ पे। मैं लड़कों के साथ भी फ्लाई करती हूँ, मैं लड़कियों के साथ भी फ्लाई करती हूँ, तो कंफर्टेबल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया की बहुत बड़ी तारीख़ है, बड़ी वसी तारीख़ है, और इस पे हमें बड़ा फ़ख्र है। क्या आपको ये चीज़ इंस्पायर करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुल्क में आप रहती हैं उस मुल्क के पास ये एजाज़ है कि उसकी जो तीनों अफवाज हैं, और ख़ास करके जब हम फ़िज़ाइया की बात कर रहे हैं, चूँकि आज हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं इस दिन को, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उधर भी वुमेंस हैं। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ वुमेंस, हर जगह पे औरतों का एक स्पेशल पार्ट है। तो कमर्शियल जर्नल एविएशन में भी तो है थोड़ा बहुत। बिल्कुल है, और हमारे साथ दो जो हैं वो जी जवान भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम आने वाली नस्लों को, चूँकि हम अब मिडिल जनरेशन में आ गए, हमारे जो पहले थे उन्होंने जंगें लड़ी हैं, देखी भी हैं। यानी अगर हम सिविलियंस की बात करें, मैं अपने दादा की बात करूं, देखी है 65 की जंग के किस्से सुनाते रहे, 71 की जंग के किस्से सुनाते रहे। अभी जो आने वाली नस्लें हैं, इनके लिए कितना थॉट प्रोवोकिंग है कि ये जो जज्बा और एयरफोर्स को लेकर ये जो आवाज़, ये कितनी खूबसूरत है। जब कानों में लगती होगी तो क्या महसूस होता होगा? बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग ही आती है। हवा में उड़ना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है ये बचपन से ही लोगों को या अपने बच्चों को उनमें पैशन डेवलप करना चाहिए फ्लाइंग का। एयरफोर्स हो या कमर्शियल फील्ड हो, जिस मर्ज़ी में भी जाएं, लेकिन ये एक अच्छा आप ये कह सकते हैं कि फील्ड है, कमर्शियल लिहाज से भी और एयरफोर्स के लिहाज से भी। ठीक, और यकीनन ज़ाहिर बात है कमर्शियल लिहाज से भी, वैसे भी। लेकिन हम जो है आपको बताएंगे, जो इस वक्त आप मेरे पीछे क्राफ्ट्स देख रहे हैं, इनके बारे में हमें स्पेशलिस्ट बताएंगे। कैप्टन एजाज जो हैं वो हमें ब्रीफ करेंगे, और हम चाहेंगे हम वॉक कर लें थोड़ा सा, और वॉक करते हुए आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताते रहें, ब्रीफ करते रहें कि कौन सा तैयारा, कैसे, और फिर किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है। मैम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्लब्स मौजूद हैं, उन सब क्लब्स में सबसे बड़ी जो फ्लीट है इस वक्त एयरक्राफ्ट्स की, वो हमारे पास अवेलेबल है। वी हैव अबाउट 6 एक्टिव एयरक्राफ्ट्स एट द मोमेंट, एंड मोस्ट ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स यू सी इन द बैक, कुछ बाहर भी हैं, दीज आर सेस्ना 172s, एंड मोस्टली पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग होती है एयरक्राफ्ट से रिगार्डिंग, वो सारी ट्रेनिंग सेस्नाज पर ही पुल आउट की जाती है, बिकॉज दे आर ईजिली मनूवरेबल, एंड दीज एयरक्राफ्ट्स आर वेरी लाइट वेट, और
जितनी भी ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स की वो सारी आप इन्हीं को कंप्लीट करते हैं. Then we have this aircraft. इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा प्लीज. This is the Cessna 162, and this is a glass cockpit. इसके अंदर with the navs and G1000, all those new upgrade babies, we have those available. And this is a light sport category aircraft. और ये हमारे usually VFR missions जो visual flight rules के हिसाब से जो missions होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है. Mostly in long navigations जो है हमारी जितनी भी going towards let's say going to Islamabad या सियालकोट या जितने भी है वो सारी हम लोग इन एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या ये जज्बा बचपन से था? बचपन से हर बच्चे के बचपन में जो ख्वाब होते हैं या मैं क्रिकेटर बनूंगा या मैं पायलट बनूंगा तो लेकिन हमारे चेंज भी हो जाते हैं ना अक्सर औकात ऐसे होता है कभी डॉक्टर बनना है तो कभी नहीं बनना है कभी पुलिस में जाना है. मेरे भी बीच में शुरू यही किया था कि मैं कमर्शियल पायलट बनूंगा या मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगा और फिर बीच में दैट फेडेड अवे. लेकिन वो जो आसमान के लिए वो जो एक तलब थी वो ख़त्म नहीं हुई. तो अच्छा ये होता है वैसे सॉरी टू कट यू आपके जी बाय चॉइस नहीं था बाय चांस हो गया वो ऐसा होता होगा. हालांकि मुझे लगता है कि ये बाय चांस वाली तो फील्ड नहीं है इतना वोट तो नहीं होता लेकिन उसके बावजूद ये कभी हुआ है कि कहीं और नहीं हुआ और किस्मत यहाँ ले आई? मैम टू बिकम अ पायलट शौक होना एक चीज़ है बट देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू बिकम अ कमर्शियल पायलट एंड देन आगे जाकर एयरलाइनर्स में फ्लाई करना या जैसे हम यहाँ पर मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टर हूँ तो हम सिखाते हैं बच्चों को. तो रिक्वायर्स स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एक खास स्किल्स चाहिए होती है. अच्छा उन स्किल्स में ये तो नहीं है क्योंकि हमने ये सुन लगा अभी आप बताएंगे कैप्टन साहब के जी ये मिथ है या वाकई ऐसा है कि जिसकी आंखें कमज़ोर हैं बिनाई कमज़ोर है वो आपने तो ग्लासेस लगाए हुए हैं लेकिन वो नहीं उड़ा सकता. जो कमज़ोर दिल का मालिक है वो नहीं उड़ा सकता वो पायलट नहीं बन सकता. जिस्मानी तौर पर बड़ा आसाबी तौर पर आपको बड़ा मजबूत होना पड़ता है. ऐसा है मैम? जो नज़र की आपने बात की है जब आपने फ़ाइटर ट्रेनिंग के लिए जाना होता है पीएफ के अंदर तो एयरफोर्स के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल मेडिकल पर आपकी 6x6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए. बट इन कमर्शियल फ्लाइंग अगर आपकी ग्लासेस के साथ 6x6 है दैन इट्स नॉट एन इशू. कोई इशू नहीं है. यही वो चीज़ है यही वो जज्बा है जो आपको पहाड़ों की बुलंदियां सर करने पर मजबूर कर देगा. और यही वो जज्बा था 6 सितंबर को जिसने भारत को मजबूर कर दिया कि वो वापस चला जाए क्योंकि उसे ये मालूम हो गया था इस बात का इदराक फहम हो गया था कि अब तो अगर आगे गए तो बचने का कोई मौका नहीं है. और जो हमने टीज़र रिसेंटली 2019 फेब में दिया है अभिनंदन की शक्ल में तो वो तो याद होगा ना. अब आप जितने मर्जी सरप्राइज़ तैयार कर लें जितने मर्जी राफेल ऐड कर लें जो मर्जी कर लें जितनी मर्जी गीदड़ भपकियाँ आपकी तरफ से आ जाएं एक चीज़ जो हमारी तरफ से है वो है वेट एंड वॉच. क्योंकि अगर आप अब आए तो अब की बार जाने को नहीं है. अब की बार आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की बहरी फ़ौज पाकिस्तान की फ़िज़ाइया कितनी मजबूत है और जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार है. पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद. 24 स्पेशल से फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त. फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.